Good morning students, welcome back to धनंजय IAS Academy. Hope you are doing well and studying hard. So today 16th of March स्टार्ट करते हैं. कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स आ रखी है उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ. मौसम चेंज हो रही है, अपना ख्याल रखना, मेरी तरह जुकाम ना पकड़ के बैठ लेना, ठीक है. चलो थोड़ी सी आवाज आपको धीमी मिलेंगी, बेयर कर लेना, वॉल्यूम को बढ़ा देना अपने मोबाइल की. ओके चलो, तो क्वेश्चन है वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग. 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट कौन सा है. चलो जल्दी से बताओ. साउंड आ रहा है ना, जो आ रहा है. तो वन नेशन वन इलेक्शन, इसी के रिगार्डिंग आपको बताना है. शुरू करते हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ था वो क्या 1951 और 52 में हुआ था. हमने ऑलरेडी डील कर रखा है वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग. हर एक एस्पेक्ट पढ़ा था कि क्यों इसको लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्यों जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत सारी वो इसको नहीं अलाउ कर रही, नहीं चाह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन आए. हर एक एंगल जाना था. ये भी पढ़ा था कि क्यों हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जोर दे रही है इन सब चीज़ों पर, है ना. तो चलो फिर से डिस्कस कर लेंगे और सबसे पहले जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी जानेंगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा. सबसे पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है पहले आप वो बताइए, क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है. क्या पहली बार एक साथ चुनाव 1951-52 में हुआ था. देश जब आज़ाद हुआ था तो ऑब्वियस बात है ना, जितने भी राज्य है और जो हमारा केंद्र है उनका इलेक्शन एक साथ ही हुआ होगा. तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है. चलो ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका कंसर्न है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके. क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि वो अपनी स्वायत्ता, अपनी ऑटोनॉमी को खो देंगे. ये वन ऑफ द चैलेंजेस एसोसिएटेड है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके. तो सही बात है यार, है ना. अगर आप वोट देने जाते हो, चलो हम और आप समझदार हैं, हम पढ़ लिख के जा रहे हैं वोट देने के लिए. जो गांव के औरतें हैं, जो गांव के लोग हैं, जहां खास करके वोटर टर्नआउट सबसे ज़्यादा होता है, वो उनको एक कमरे में भेज दिया जाए और 3-4 वीवीपैट वगैरह ला के रख दिया जाए, ईवीएम मशीन ला के रख दिया जाए, उन्हें बोला जाए कि देखिए आपको वोट देना है. तो वो तो उन्हीं को वोट देंगे जो सबसे ज़्यादा जिनके बारे में वो सुन रहे हैं. उनको क्या पता रहेगा कि नहीं इनको वोट देना है, इनको नहीं वोट देना. क्या पता वो देखे आ जाएंगे कि अच्छा नहीं ये इनको हम वोट देते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत चल रहे हैं. इसी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन उनमें आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. और कहीं ना कहीं जो हमारी नेशनल पार्टी है उसके सामने स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को छोटा पाएगी. जो उनकी ऑटोनॉमी है वो भी उनको खोते हुए दिखेगा. रीजनल पार्टीज जो है उनको भी इस बात का डर लग रहा है. तो सबसे मेजर चैलेंजेस एसोसिएटेड है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया. बट आपसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. तो चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1951 से 52 तक तो हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा था, बट 68 और 69 में बहुत सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह का डिसोल्यूशन होने लग गया, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया, जिसके चलते ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन था वो इंटरप्ट हो गया. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ऐसा हुआ है. पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था बट कुछ विधानसभा पहले ही भंग हो गए. कब? 1968 और 69 में. उसके बाद से आगे पीछे इलेक्शंस होने लग गए. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं. गुलाम नबी आज़ाद इज नॉट वन ऑफ द मेंबर ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही. स्टेटमेंट एकदम ध्यान से पढ़ना है. क्या कह रहा है? गुलाम नबी आज़ाद जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के अंडर में जो हाई लेवल कमिटी बनी है, क्या वो उसके मेंबर है कि नहीं है? बताइए. और इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि वो मेंबर नहीं है. क्या वो मेंबर नहीं है? वो मेंबर है. ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया. और आपका आंसर भी मिल गया. तो बिल्कुल याद रखना है. पहले भी हमने डिस्कस कर रखा था और हमने जाना था कि कौन कौन मेंबर्स थे इसमें. तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो उनकी पैनल थी, वो हेड थे. और मेंबर्स कौन कौन थे? मोटा मोटी 3-4 नाम याद रखो. एग्जाम में अगर पूछते हैं तो हम एलिमिनेट कर देंगे, है ना. अमित शाह जी हैं जो हमारे पहले फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे. एनके सिंह वो भी थे. सुभाष कश्यप, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा वो भी हैं. अर्जुन राम मेघवाल ये भी हैं. ठीक है, तो याद रखना है आपको. क्या हुआ है? रिपोर्ट सौंपी गई है. बहुत मोटी रिपोर्ट है, 18,000 कुछ पन्नों की रिपोर्ट है, वॉल्यूम्स हैं. इनफैक्ट जो बच गया है उसके लिए अलग से भी चैप्टर्स बने हुए हैं. तो जो इंपॉर्टेंट होगी ना वो पढ़ेंगे. अब 18,000 पेजेस तो पढ़ेंगे ही नहीं, है ना. जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे. तो इसमें क्या बात कही ना, इसमें कहा कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे लोकसभा,
लेजिस्लेटिव असेंबली और जो भी लोकल बॉडीज हैं उनका। अब एक साथ चारों का तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो हो एक बार हो जाए, उसके बाद विदिन 100 डेज हम म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती का भी इलेक्शन कंडक्ट करवा दें। किसने कहा? इस रिपोर्ट ने कहा। ओके, और फिर इसमें कहा कि अगर हाउस जो है हंग हो जाता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो हम क्या करेंगे ना, जितने टाइम बचा हुआ है उतने ही टाइम के लिए हम एक नई फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। जैसे मान लो कि अभी हमारा बीजेपी का शासन चल रहा है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो, और कि उनके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। 3 साल उन्होंने सरकार बनाई रखी थी, तीसरे साल में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, 2 साल बचे हुए थे, तो अब फ्रेश इलेक्शन होगा और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगा वो सिर्फ 2 साल के लिए ही काम करेगा। ये इस रिपोर्ट में ये बात कही। अब बता सकते हो उससे एक फायदा क्या होगा? मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे सबसे बड़ा फायदा ये लगा ना कि अगर मान लो कि कुछ ही टाइम के लिए बचा हुआ है तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा मुझे इस चीज़ का लगा। जब हम आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पढ़ रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन को लेके और वे फॉरवर्ड हमने जाना था, तो हमने जाना था जर्मनी का केस। याद है क्या होता है जर्मनी में? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है ना, तो उससे पहले हम एक सक्सेसर को अपॉइंट कर लेते, रिप्रेजेंट कर लेते कि ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन चांसलर के लिए पास हो गया है तो ये हमारे सक्सेसर रहेंगे। तो ये होता है जर्मनी में। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है हम भी जर्मनी का ये मॉडल अडॉप्ट करें, बट हमने ऐसा किया नहीं। हमने क्या कहा, हम कहें कि नहीं, हम ये सब सक्सेसर वगैरह अपॉइंट नहीं करेंगे, हम सीधे फ्रेश सिलेक्शन करवाएंगे। बट जैसे पंचायती में होता था ना, सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए वो सर्व करेंगे, सेम वहाँ पे यहाँ पे भी वही होगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरह का रिपोर्ट हमारा 22nd लॉ कमीशन भी ला रहा है। अब देखो वो लाते हैं तो उनका क्या कहना होता है, ठीक है, चलो ठीक है। इस टाइम में, इस इलेक्शन में तो नहीं होने वाला है, अभी तो हाल ही में होने वाला है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे अमेंडमेंट्स का भी जरूरत पड़ेगा। 15th अमेंडमेंट्स की बात कही गई है कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लाना ना, तो इस रिपोर्ट का कहना है कि हमें कम से कम 15th अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा काम है। तो इस इलेक्शन में तो होने से रहा। जो 22nd लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट लाएगी ना, उनका भी कहना है कि हम 2029 के इलेक्शन में ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला चीज़ कर सकते हैं, अभी नहीं, 2029 के इलेक्शन में। चलो ठीक है, तो क्या क्या बातें निकल के आई है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि इन्होंने कहा, इस रिपोर्ट ने कहा है कि हमें 15 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, 2 बिल अलग से पास करने पड़ेंगे। पहला बिल जो होगा वो होगा इलेक्शन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके, ठीक है। उसमें कहा है कि हम लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करवाएंगे। और फिर कहा कि ये इस तरह का जो लॉ लाना होगा ना, जहाँ पे हम दोनों ही लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो करवा रहे हैं, इसके लिए हमें मेजॉरिटी चाहिए होगी, बट हमें स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होगा, स्टेट का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। हमें स्पेशल मेजॉरिटी से हमारा काम चल जाएगा। अगर हम ये वाला काम करते हैं तो क्या, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते हैं, तो हमें स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पहले बिल के बारे में बात का। फिर सेकंड बिल जो था वो रिगार्डिंग था लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए। और क्योंकि लोकल बॉडीज म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, इसमें तो स्टेट्स भी आ रहे हैं ना, तो इसमें हमें स्टेट की रेटिफिकेशन का अप्रूवल का जरूरत पड़ जाएगा। ओके, तो ये 2 बात निकल के आई थी इस रिपोर्ट में। क्या क्या जरूरत पड़ गया हमें, जो म्यूनसिपैलिटी लोकल इलेक्शंस होगा उसमें हमें स्टेट की अप्रूवल का जरूरत पड़ जाएगा, रेटिफिकेशन का जरूरत पड़ जाएगा। ओके चलो, और जो पहली वाली थी जिसमें लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन करवाना था, उसमें हमें स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कहा कि ये जो पहली वाली बिल है ना, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली वाली बिल, तो वो इनैक्ट करने पे हमें ये आर्टिकल 82A लाना पड़ेगा। और इस आर्टिकल 82A में क्या कहता है कि ये बताएगा प्रोसेस कि कैसे हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके चलो ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ये भी कहा, इसी के एक सब क्लॉज में कहा 82A कि सब क्लॉज 5 में कहा कि जो भी इलेक्शन होगा, जो भी टेन्योर होगा, दोनों का एक साथ ही खत्म होगा। लोकसभा का और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर होगा एक साथ शुरू होगा और एक साथ खत्म होगा। क्यों? ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो सके, एक साथ दोनों काम कर सके। उसके बाद फिर इन्होंने कहा 2 आर्टिकल और इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि हम, जो मैंने बताया ना कि अगर हंग हाउस होता है या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो हम फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे। और जो रिमाइंडर पीरियड है, जिसको इन्होंने कहा अनएक्सपायर्ड टर्म, उतने के लिए ही नई जो सरकार है वो चुन के आएगी और वो इतने ही पीरियड के लिए सर्व करेगी। ये कहा आर्टिकल 83 और 72। इतना इन डेप्थ नहीं याद रखना, जो मोटा मोटी बात है ना वही ध्यान रखो, बस हो गया। ये सब मुझे नहीं लगता आर्टिकल पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है, अप्रूव होगा, उसके बाद फिर देखते हैं, होते होते शायद आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि ऑब्वियसली मतलब
चुनाव होने हैं तो यूनियन टेरिटरीज में भी होंगे, उनके में भी लॉ है, उनका भी हमें क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हमें यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शन करवाना है तो उनके भी जो लॉज हैं, उनके भी जो एक्ट्स हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट ऑफ दिल्ली 1991, फिर कश्मीर का जो है, उन सब में भी हमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ओके चलो, और ये कहा एक आर्टिकल 324A में, इसमें क्या कहा कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत में हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे। 325 इसमें क्या कहा कि हम इसमें नए सब क्लॉसेज ऐड करेंगे ताकि सिंगल इलेक्टोरल रोल आए। क्या कहा, वन जनरल इलेक्टोरल रोल। अभी क्या होता है, डिफरेंट इलेक्शंस के लिए डिफरेंट इलेक्टोरल रोल बनते हैं, है ना, लेकिन अब क्या कहा कि नहीं, हम एक ही इलेक्टोरल रोल बनाएंगे और ये काम करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इसमें लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स की भी बात कही। ऑब्वियसली यार, एक टाइम पे आप इतना इलेक्शन करवाओगे तो भर भर के पैसे चाहिए होंगे, भर भर के मैन पावर भी चाहिए होंगे। तो यही कहा कि हमें एस्टिमेट निकालना होगा कि कितना पैसे की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलिंग बूथ चाहिए, सिक्योरिटी, हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट चाहिए, हर एक एंगल को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। ये सब बातें भी ऐसे ही 18,000 पेज की रिपोर्ट नहीं है। तो जो 18,000 पेज की रिपोर्ट है ना, उसमें से आपको इतना जानना है, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। जानना है तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा नहीं बेटे पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो भी रिपोर्ट की बात थी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा कोई बात नहीं, बताना, समझा दूंगी। न्यूज में आया हुआ था यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन, बेलारूस है, जी हाँ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे कंट्री के विजिट पे। तो उन्होंने बात कही है कि हम फ्री ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ। कौन करेगा, यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन। अभी बात चल रही है, लाइकली टू टॉक है अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो आपको बताना है कि ये जो यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें से कौन इनके मेंबर नहीं है। ओके, ये नहीं और हाँ वाला जो क्वेश्चन मैं भर भर के देती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गलत होते हैं यहीं पे, नहीं गलत करना है, आता हुआ क्वेश्चन को गलत करके आते हैं यहाँ पे हम। तो बताओ, यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसमें से कौन सी कंट्री इसकी पार्टिसिपेंट, इसकी मेंबर नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बता दिया है कि क्यों न्यूज में है, बताओ। यूरोशियन नाम से समझ लो ना, यूरेशिया की बात कर रहा है। पोलैंड कहाँ से, पोलैंड नहीं होगा। ओके, तो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटेग्रेशन है, 2015 में फॉर्म हुआ था। कौन कौन है, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, क्रिस और रशियन फेडरेशन। और क्या है, बेलारूस के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आए हुए हैं और उन्होंने ये बात कही है। ओके, और बेलारूस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि हम मेजरली डिपेंडेंट है बेलारूस पे। क्यों, पोटाश फर्टिलाइजर को लेके। ओके, याद रखना, पोटाश के लिए हम बेलारूस पे बहुत डिपेंडेंट है, बहुत इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ से। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बेलारूस तो हो गया। रशिया को लेके हमने पढ़ा था यार्स के बारे में, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, रशिया ने डेवलप की है। और मैंने बताया था यार्स को आप प्लीज पार्स से कंफ्यूज मत करें। तो एक नाम ऐसे से रख लेते हैं ना बच्चे, कैसे ना कंफ्यूज हो। यार्स रशिया का है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और पार्स जो है वो इमेजिंग सैटेलाइट है। वो क्या है, ईरान का। किसका है, ईरान का। यार्स रशिया का है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और पार्स रशिया, ईरान का इमेजिंग सैटेलाइट है, बट ये रशिया ने लॉन्च किया है। रशिया, यार्स, पार्स, ईरान। अर्मेनिया को लेके हमने क्या पढ़ा था, CSTO के बारे में जाना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात निकल के आई थी कि अर्मेनिया जो है वो CSTO का में नहीं जा रहा है, अभी अपना मेंबरशिप फ्रीज कर रहा है। CSTO क्या था, ये रशिया और कुछ फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज का एक अलायंस था, जहाँ पे ऑब्वियसली कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जाती थी, बट अर्मेनिया वहाँ नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो रशिया से खफा है। क्यों, क्योंकि रशिया ने अर्मेनिया को हेल्प नहीं किया नागोर्नो काराबाग के रीजन को लेके, बहुत बार डिस्कस कर रखा है। पोलैंड को लेके क्या पढ़ा था हमने, जाना था फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये बनाता है, ये एक रीजनल अलायंस, रीजनल ग्रुपिंग है, जिसको कहते हैं हम क्या नाम दिया था हमने नाम नहीं दिया था, ये पहले से इनका नाम है, हमने पढ़ा था, वीमर ग्रुप। कौन बनाता है, कौन कंस्टिट्यूट करता है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ओके, ये इन्होंने क्या कहा है, क्यों न्यूज में था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रिवाइव करेंगे। और क्यों रिवाइव करने की बात करें, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वार। चलो, तो हमने पढ़ा यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन सा ऐसा फर्स्ट इंडियन स्टेट बन जाएगा जो जम्मू कश्मीर में अपना भवन बनाने के लिए, जहाँ पे वो टूरिस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसके लिए उन्होंने लैंड परचेज किया है जम्मू कश्मीर में। ऐसा पहला वो इंडियन स्टेट बन जाएगा जम्मू कश्मीर में अपना खुद का भवन बनाने के लिए, अपना स्टेट भवन बनाने के लिए। बताइए। ये क्या है? महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र ने अभी साइन किया, अभी डील हो गया, साइन वाइन हो रहा होगा डील का, तो वो खरीदने वाला है कश्मीर में जमीन ताकि भवन बना सके। ओके, महाराष्ट्र भवन वुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सेंट्रल कश्मीर बडगांव। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। न्यू दिल्ली को लेके हमने कल ही पढ़ा था, एग्रीकल्चर कमांड सेंटर बना है कहाँ? न्यू दिल्ली में। चलो ठीक है। गुजरात को लेके क्या पढ़ा था हमने? कोचराब आश्रम जाना था। 1915 में के बाद साउथ अफ्रीका से जब हमारे गांधी जी इंडिया वापस आए थे तो उन्होंने पहला आश्रम जो बनाया था वो कोचराब आश्रम था। इसको रीडेवलप किया गया है और इसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। और राजस्थान को लेके हमने क्या पढ़ा था? ओरांव के बारे में जाना था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ओरांव जो वहाँ के सैक्रेड ग्रुव्स है उसको डीम फॉरेस्ट में रिजर्व कर दिया है। कहाँ की? ओरांव। कहाँ की सैक्रेड ग्रुव है? राजस्थान की है। ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री की इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है आपको बताना है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की बहुत इजी होगा, नाम से ही समझ में आ जा रहा है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। सोशल जस्टिस और ट्रैवल अफेयर्स वाले यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो नहीं होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और हैवी इंडस्ट्रीज में कंफ्यूजन हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आप बता दोगे कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इसका आंसर होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि यार मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी से एसोसिएट कर सकता है, तो हो सकता है केमिकल का। तो इस तरह का जो होता है ना बेफजूल का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हैवी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये किसकी है नोडल मिनिस्ट्री? क्या है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय। किसकी? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की। तो क्या कहता है ये कहता है कि हम जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस पर सब्सिडी देंगे ताकि उनका प्रमोशन हो सके, लोग ज़्यादा जल्दी से अडॉप्ट कर सके, पेपर वर्क वगैरह ईजी हो ताकि ग्रीन मोबिलिटी हो सके। ओके, एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा। क्या? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम प्रमोट करेगा इलेक्ट्रिक की मोबिलिटी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करेगा इकोसिस्टम में। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे एप्लीकेबल है। और नोडल मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, चलो जल्दी से करते हैं रिवीजन। जितनी भी मिनिस्ट्रीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्रधानमंत्री सूरज कल पढ़ा था। क्या करता है ये? क्रेडिट देता है मार्जिनाइज सेक्शन को, क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्या? पीएम सूरज। चलो ठीक है, क्या है इसके नोडल मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इसकी क्या है? कल ही इसकी स्कीम के बारे में पढ़ा था, रिवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। ठीक है, रिवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम। किसकी नोडल मिनिस्ट्री इसकी क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर थी। क्या करता है ये स्कीम? किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की मेडिसिन फॉर्म करेंगे अपने इंडिया में। क्या करेंगे? ग्लोबल स्टैंडर्ड की मेडिसिन फॉर्म करेंगे। और इसरो को लेके हमने बहुत बार रिवीजन कर लिया है क्या कि इन्होंने इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है कि ये डिप्लॉय करेंगे वीसैट इन 80 ट्राइबल विलेजेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अभी हाल ही में इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये जो दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट की है? नाम से पता चल रहा है दिबांग, ऑब्वियसली ये दिबांग रिवर पे ही है। और दिबांग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बताओ? ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है दिबांग। और कहाँ है ये? आराम से पता कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश। बहुत इजी था, बट क्योंकि फाउंडेशन स्टोन अभी रखा गया है इसलिए न्यूज में था और यहाँ आपके क्वेश्चन में था। तो क्या है? मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है दिबांग नदी पे जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ओके, चलो ठीक है। जितने भी इसमें यहाँ पे थे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हिमाचल प्रदेश को हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से?
हमने जाना था उल रिवर के बारे में जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी थी, और इस पे क्या है, शनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्यों था न्यूज़ में कि हिमाचल प्रदेश की मंडी में उल रिवर पे सनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है, बट ये यूज़ करता है पंजाब। क्यों करता है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश की डील साइन करवाई थी कि हिमाचल प्रदेश जो शनन हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो पंजाब को देगा लीज पे फॉर 99 ईयर्स, बट अब इसका जो पीरियड था वो एक्सपायर कर चुका है। तो अब हिमाचल प्रदेश का कहना है कि देखिए आपने यूज़ कर लिया, अब हमें वापस कर दीजिए। क्या? शनन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की मंडी में किस पे है? उल, जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। जम्मू कश्मीर बताओ, चेनाब नदी पे क्यूल हाइडल प्रोजेक्ट है। क्यूल क्यों पढ़ा था हमने? जो सत्यपाल मलिक साहब थे उनके ऊपर एलिगेशन था कि इन्होंने जो क्यूल हाइड्रो प्रोजेक्ट है इस पे बहती गंगा में हाथ धोया, उन पे करप्शन का एलिगेशन है। खैर चल रहा है, न्यूज़ में था इसलिए हमने पढ़ा था। चेनाब नदी पे क्यूल हाइडल प्रोजेक्ट जो है कश्मीर में, और उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है शारदा रिवर जिसको महाकाली भी कहते हैं, और इस पे है पंचेश्वर हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये भी न्यूज़ में था। चलो ठीक है, जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हमने न्यूज़ में अभी तक पढ़ रखे हैं इस मंथ में कर लिया। बताओ रैंक क्या था इंडिया का? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, इसका टाइटल था ब्रेकिंग द गडलॉक री इमेजिंग कॉपरेशन इन पोलराइज वर्ल्ड। ठीक है, यूएनडीपी की है। क्या रैंक था इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? ब्रेकिंग दी गडलॉक। चलो ये हिंदी में भी इंग्लिश ही नाम आ जाते हैं, रिपोर्ट का नाम ही है। क्या रैंक हो सकता है इंडिया का? था 134। क्या था? 134। ओके, और स्कोर था 0.644। इससे पहले जो भी हमने इंडेक्सेस पढ़े हैं जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 93 किसका था? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का, और हमारा स्कोर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या था? घुमा दो 93 को, 39। और 113 किसका था? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था वुमेन बिजनेस लॉ इंडेक्स, जिसमें हमारा रैंक था 113। ये इंडेक्स बताता है कि जो भी हमारा कौन से कंट्री में किस वुमेन को, मतलब जिस भी कंट्री में वुमेन को लॉ में कितना इक्वल राइट मिला हुआ है। कौन बताता है? वर्ल्ड बैंक का वुमेन बिजनेस लॉ इंडेक्स। क्या था इंडिया का रैंक? 113 रैंक था। 93 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में था, और ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारा है 134। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, काफी फैक्चुअल। पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत न्यूज में है, इसको डी नोटिफाई कर दिया है वहां की स्टेट गवर्नमेंट में। 26 साल पहले ये नोटिफाइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, इसको डी नोटिफाई कर दिया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पाबंदी लगा दी कि आप डी नोटिफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए ये न्यूज में था। तो ये कहाँ है? बहुत इजी होगा बताना। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, उसी से थोड़ी दूर पे है, असम में है पोबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो आया था 1998 में, इसको विड्रॉ कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जल्दी से पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में हमने क्या पढ़ा था? अमराबाद टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या लिपट की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिमलीपाल टाइगर सफारी। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाएंगे। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी क्या थी? ऑब्वियसली टाइगर में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा हो गया है तो ब्लैक कलर की ज्यादा दिख रही है। कहाँ? सिमलीपाल टाइगर सफारी कहाँ है? उड़ीसा में है। तेलंगाना को लेके हमने क्या पढ़ा था? कवल नेशनल पार्क। न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि तो टीक वुड होती है ना, टीक, हाँ, तो इसकी ना स्मगलिंग हो रही थी। कहाँ हो रही थी? कवल नेशनल पार्क में, इसलिए आपके न्यूज में था। और कहाँ है ये? तेलंगाना में। सी मैंने हमेशा कहा है कि इंडिया में भर भर के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब नहीं पढ़ना है, जो न्यूज में आते हैं ना बस वो पढ़ लेना है, काम बन जाएगा, उससे ज्यादा जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने किसके साथ मिलकर जारी किया है सर्विलेंस डाटा इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं इन्फार। ये रिपोर्ट का नाम है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ मिलकर ये किया है इंडिया के लिए? नाम से समझ में आ रहा है, हम लाइफ स्टॉक जो होती है हमारी, जो भी हमारी फिशरी सेक्टर है उसमें वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कितना डेवलप हो चुका है, क्या उनकी स्थिति चल रही है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके हमारे लाइफ स्टॉक में वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको लेके रिपोर्ट जारी की है, पहले ऐसी रिपोर्ट आई है और ये जारी किया है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, किसके साथ मिलकर? ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। बताइए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इनफार किसके साथ? ये क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इनके साथ मिलकर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है उसने मिलकर बनाया और रिपोर्ट जारी किया। इनफार जो है फर्स्ट रिपोर्ट इस तरह का जो बताएगा कि हमारे लाइफ स्टॉक पे क्या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है, किस तरह का उनका केस चल रहा है। ठीक है, इंडिया नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मॉनिटर करेगा AMR इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन AMR जो है इन एक्वाकल्चर और वेटरनरी सेक्टर। क्या रिपोर्ट्स निकल के आए थे इसमें? की फाइंडिंग क्या थी? की फाइंडिंग ये था कि स्टेफिलोकोकस है वो रेजिस्टेंस हो चुका है किसके? पेनिसिलिन के, और हाई रेजिस्टेंस देखा गया है इकोलाई और स्टेफ्टिकोकाई को लेके। और जो भी एंटीबायोटिक यूसेज है ना, सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है? ऑर्गेनाइज्ड और कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग में सबसे ज्यादा यूसेज देखा जाता है किसका? एंटीबायोटिक्स का। और हमने बहुत अच्छे से एंटीबायोटिक के इरेशनल यूज के बारे में पढ़ा था, जब पढ़ा था हमने केरला का कौन सा प्रोग्राम? अमृत। क्या है अमृत प्रोग्राम केरला का? ये जो OTP है, ओवर दी काउंटर सेल है एंटीबायोटिक्स का, उसको रोकथाम करेगा, रेट डालेगा दवा की दुकान पे। अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो क्यों नहीं, हम क्यों कह रहे हैं कि आपको एंटीबायोटिक्स नहीं देना है? क्योंकि ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से हमारी बॉडी जो है ना वो डेवलप कर लेती है रेजिस्टेंस। अब मान लो आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया किसी बैक्टीरिया को लेके, तो उसको हटाने के लिए आप एंटीबायोटिक खा रहे हो। अब वो दवा खा रहे हो, बॉडी रेजिस्टेंट हो चुका है बार बार खाने के चलते, तो फिर क्या ही फायदा हुआ? और अब आपके पास कोई दूसरा सोर्स भी नहीं है कि जो इन्फेक्शन है उसको खत्म कैसे करे, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो दवा के प्रति तो रेजिस्टेंट हो चुका है। तो कितना खतरनाक चीज है ये। और ये लाइफ स्टॉक में भी भर भर के दिए जा रहे हैं। आप कहोगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हम बहुत हेल्दी हैं, हम एंटीबायोटिक खाते ही नहीं है। दूध पीते हो ना, फिश खाते हो ना, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि हम वेजिटेरियन, दूध तो पी रहे हो ना कहीं से तो आ रहा है एंटीबायोटिक बॉडी में। तो इसको भी कम करना है, लाइफ स्टॉक पे भी एंटीबायोटिक का यूसेज को कम करना है और भर भर के दे जा रहे हैं। एनिमल्स में भी देखा जा रहा है क्या? AMR। तो इसी तरह की इनफार रिपोर्ट आई, किसने लाई? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, किसके साथ मिलकर? AICAR ने साथ मिलकर। CACP एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस क्या करता है? बहुत अच्छे से पढ़ा था, रिकमेंड करता है MSP, बट फाइनल डिसीजन किसका होता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को लेकर हमने क्या पढ़ा था? IIT दिल्ली के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है भू प्रहार के लिए। क्या करेंगे ये? मनरेगा में टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और IIT दिल्ली। चलो ठीक है। इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, इनकी मीटिंग हुई है 12th एडिशन की, कहाँ हुई है यह बताइए? सारा पढ़ चुका है, आराम से एलिमिनेट कर देंगे। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह, इनकी बैठक हुई है, 12वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो बस हो गया, यही जानना है कि हुआ था इनका मीटिंग। बातें क्या निकल के आई उतना क्या जानना, बस करेंगे इनहैंस डिफेंस में, कॉपरेशन इनहैंस करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ये सब बातें निकल के आएंगी और क्या निकल के आएगा। तो कहाँ हुआ था इस तरह का मीटिंग? न्यू दिल्ली में हुआ था। पोखरान कल पढ़ा था, भारत शक्ति कहाँ हुआ था? पोखरान राजस्थान में, विशाखापट्टनम मिलन एक्सरसाइज हुई थी। और अंडमान निकोबार में क्या हुआ था? ऑल इंडिया वुमेन मैरीटाइम सर्वेलेंस, इस तरह की पहली बार एक्सरसाइज हुई थी जहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे उसमें जो भी पार्टिसिपेट करी थी, पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स जो भी थे वो सारी महिलाएं थी। और ये कहाँ हुआ था? अंडमान और निकोबार आइलैंड में हुआ था। ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्वेलेंस एक्सरसाइज कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड में। पोखरान में भारत शक्ति, न्यू दिल्ली में इंडिया इटली की मिनिस्ट्री मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, और विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है। टिकटॉक बैन कर दिया है, हमने तो बहुत पहले बैन कर दिया था, अभी इन्होंने बिल पास किया है, थोड़े लेट से है पर दुरुस्त है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बताओ किस कंट्री ने किया है बैन टिकटॉक? अभी बैन नहीं किया है, बिल आया है। इनका कहना है कि ये हमारे नेशन की तो सिक्योरिटी है, उस पर खतरा है टिकटॉक। ठीक है, हो सकता है डाटा वगैरह सारा रहता है इनके पास, तो कैसे नहीं रह सकता है।
जितने भी यूज़र इनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं उनका सारा ब्यौरा टिकटॉक के पास, और टिकटॉक किसकी कंपनी है? चाइना की है। तो इसी रीज़न के चलते इस कंट्री ने बैन करने के लिए बिल पास किया है टिकटॉक का। किसने किया है? बहुत ईजी है, ये यूएस ने किया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने टिकटॉक बैन करने के लिए बिल पास किया है, बस इतना ही जानना था। ओके चलो, जर्मनी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ये ऑफ शोर कैप्चरिंग करेगा कार्बन का। क्या करेंगे? कार्बन जो भी इंडस्ट्री से निकलती है उसको कैप्चर करेंगे, शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे और समुद्र की गहराइयों में कैप्चर करके रख देंगे। किसको? कार्बन को। कौन करेगा ऐसा? जर्मनी करेगा। ठीक है, मॉरिशस को लेके कल पढ़ा था हमने, एक तो पढ़ा था यहाँ पे एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट किया था हमारे मोदी जी ने अगलेगा आइलैंड पे जो मॉरिशस की है। और कल पढ़ा था जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मैम मुर्मू को, उनको वहाँ मॉरिशस की यूनिवर्सिटी ने दिया है डॉक्टरल डिग्री सिविल लॉ के लिए। और साउथ कोरिया को लेके हमने कल पढ़ा था हायोडॉल के बारे में। वहाँ के जो भी बूढ़े हैं जो डायमेंशिया से पीड़ित है उनको ये एआई बेस्ड हायोडॉल जो है वो दी जाएगी, जो उनकी जितनी भी जानकारियां हैं, मेडिकेशन है, हर चीज़ देगी। उनको जो भी लोनलीनेस फील होता है वो नहीं करने देगी। किसने ऐसा किया है? साउथ कोरिया ने किया। क्या डेवलप किया है? एआई बेस्ड डॉल, जिसका नाम है हायोडॉल। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था आज का सेशन, बहुत सारी बातें हमने जानी। बिल्कुल दिमाग गर्म नहीं करना है, जो भी पढ़ा है बहुत बार रिवीजन करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।